Hello students, today we are going to study agriculture. Agriculture sector जो पहले हमने डिस्कस किया था we have discussed before independence. So today we will discuss agriculture sector in between 1950 to 1990. सबसे पहले आइए आपके पास कि importance of agriculture sector. Agriculture sector play very important role in our economy. Why? इसकी क्या importance है? It is a सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि बेसिक रॉ मटेरियल कॉटन जूट सिल्क की जो भी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में की जाती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, हमारी जितनी भी नेसेसिटीज है रिगार्डिंग मतलब फूड राइस वीट पल्सेज जिन सब की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में. फिर नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होती है उसका अपनी कंट्री की जीडीपी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. नो डाउट जो 1950 के स्टार्टिंग में इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो 51% थी और धीरे धीरे डिक्लाइन होके 18%. ये डाटा वेरी भी कर सकता है, परसेंट थोड़ा सा सर्वे के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वैल्यूज में डिफरेंस आता है. ठीक है. तो नाउ जो इसकी मतलब जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 18% है हमारी, बिकॉज क्योंकि नो डाउट हमारी जो एग्रीकल्चर पे बहुत सारे डिपेंडेंस है, लोग डिपेंडेंस ऑफ जो पीपल है बहुत सारी है. 70% पीपल डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, पर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? 18%, जो कि काफ़ी कम है. बिकॉज जो दूसरे सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर टर्शरी सेक्टर उनका कंट्रीब्यूशन नो डाउट पहले से इंक्रीज हुआ है. फिर आइए आपके पास कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, जो एग्रीकल्चर है इसका हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. जैसे कि हम काफ़ी सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसका टी कॉफ़ी ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं. दिस वॉज अबाउट इम्पोर्टेंस. अब हम आते हैं फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर. सेम है. ठीक है. फर्स्ट आपके पास आ रही है लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था नो डाउट पहले हमारी जो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, ठीक है ना, हम 1950 से स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशन पढ़नी, तो लो प्रोडक्टिविटी थी. जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी काफ़ी लो थी, पर हेक्टर जो प्रोडक्शन थी काफ़ी लेस हो रही थी, इसलिए हमें जो फूड ग्रेन उसका फ्रूट का इम्पोर्ट करना पड़ता था फ्रॉम यूएस से. तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती थी. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मतलब जो एंगेज्ड पर्सन एंगेज्ड इन ए वर्क इज मोर देन व्हाट दे रिक्वायर्ड, यानी कि किसी काम को करने में जितने हमें पर्सन चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा उस काम में वो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर हम उनको कुछ पर्सन को विड्रा फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटी तो हमारी आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. यानी कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पर्सन एंगेज्ड इन ए प्रोडक्शन एक्टिविटी मोर देन व्हाट दे रिक्वायर्ड. ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी जाती है. ठीक है. फिर आगे आपके पास सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो टाइम थी हमारी फार्मिंग क्या थी? सबसिस्टेंस फार्मिंग. फार्मर डू कल्टिवेशन ओनली टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली. डिपेंडेंस ऑन रेन थी, रेन के लिए इरिगेशन फैसिलिटी के लिए रेन पे डिपेंडेंट थे. आउटडेटेड टेक्निक्स थी. आउटडेटेड टेक्निक मैनुअल जो काम किया जाता था ज़्यादा मैनुअली किया जाता था, नोट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, जब तो रिलेशन से लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो फार्मर से उनके बीच के जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे. दैट्स वाई जो फार्मर्स से उनको अपना काफ़ी सारा जो आपको पता ही है जो इनकम है लैंड रेवेन्यू के रूप में ज़मींदार को देनी पड़ती थी, तो इसलिए वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते थे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. फिर स्मॉल होल्डिंग, उस समय जो होल्डिंग थी फार्मर्स के पास लैंड के छोटे छोटे टुकड़े थे, उसका कोई टुकड़ा यहाँ पे है स्कैटर्ड थी, कोई कहाँ पे है. दैट वाइज स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, तो जिसके कारण वो मशीन्स वगैरह यूज़ करना इम्पॉसिबल था, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाती थी. दिस वाज अबाउट आपके पास इम्पोर्टेंस फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स. नाउ इस प्रॉब्लम जो के कारण गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज को अडॉप्ट किया. कौन कौन सी पॉलिसीज थी? गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करने का पॉलिसीज के पीछे पर्पस क्या था? टू
प्रमोट इक्वालिटी, कि हमने इक्वालिटी, सबको इक्वल, ठीक है, यानी कि इम्बैलेंस है जो सोसाइटी में उसको कम करना है. टू प्रमोट इक्वालिटी वाज द मेन पर्पस ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले आ रहा है, उसने 2 रिफॉर्म्स किए जो मेन थे. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आर आल्सो नोन एज लैंड रिफॉर्म. सेकंड, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी आल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, ये प्लानिंग जो थे, प्लान थे, थर्ड प्लान के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे. तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म है, इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. जो इंटरमीडिएट्स जमींदार थे उनकी अबॉलिश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया. अब फार्मर का गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था, जिसके कारण क्या कि 2 लाख जो फार्मर्स थे उनका गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक हुआ. तो एक तो उनको ऑनरशिप दे दी गई, बीच में जो इंटरमीडिएट्स थे, जमींदार जागीरदार, उनको अबॉलिश कर दिया गया. जो ऑनरशिप थी फार्मर्स को दे दी गई. बट जो हमारा जो पर्पस था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स के पीछे था इक्वालिटी मतलब करना, ठीक है. बट द गोल ऑफ इक्वालिटी वाज नॉट फुली सर्व, उसको फुली सर्व नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि जो पॉलिसीज थी रिगार्डिंग अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, उसमें कुछ लूप होल्स थे इन लेजिस्लेशन, कुछ लॉ में लूप होल्स थे, कुछ कारण के कारण वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी नहीं हो सकी. दैट्स वाई जो जमींदार ने उसका बेनिफिट उठा के, तो यानी कि इस लूप होल इन द लेजिस्लेशन थी, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थी, जिसके कारण इस अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स को पूरी तरह अबॉलिशन नहीं हो पाया. कई जगह पे जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड जो थे उन्हीं को लैंड मिल गई, वो फार्मर्स को वहाँ से बेदखल कर दिया गया. तो फिर दूसरा हमारे पास जो लैंड रिफॉर्म आ रहा है, दैट वाज लैंड सेलिंग. लैंड सीलिंग का मतलब होता है मींस जो फार्मर्स है उनकी जो किसी के पास अगर लैंड है उसके मैक्सिमम जो लिमिट है ना लैंड की, उसको फिक्स कर देना. इसका पर्पस भी इक्वालिटी है. तो जो उस किसी के पास अगर एक्स्ट्रा लैंड है उसको वो लैंडलेस फार्मर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना. लैंड ऑफ सीलिंग, ये क्लियर कट टर्म पूछी जाती है. लैंड ऑफ सीलिंग, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. लैंड ऑफ सीलिंग का व्हाट इज द मीनिंग? मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, फिक्स कर देना मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल. जो एक इंडिविजुअल अपने पास लैंड का कितना साइज रख सकता है उसको फिक्स कर देना. पर्पस क्या था? टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स, क्योंकि लैंड जो थी कुछ ही हाथों में ना सिमट के रह जाए, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाए. मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देनी, तो जो एक्स्ट्रा लैंडलेस फार्मर्स को दे देनी. पर ये जो लैंड ऑफ सीलिंग थी ये सिर्फ सक्सेसफुल हुई केरला एंड वेस्ट बंगाल में, ये भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही. थर्ड आपके पास आ रहा है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. कंसोलिडेशन भी होती है मतलब पहले जो किसान थे उनकी लैंड कुछ माल टुकड़ा कहीं पे है तो कहीं पे है, कोई कहीं पे है, जिसके कारण वो न्यू टेक्नोलॉजी मतलब यूज़ नहीं कर पाते थे. ठीक है, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की. कंसोलिडेशन मीन्स मतलब अलॉट लैंड इन वन प्लेस रिगार्डिंग स्कैटर्ड इन हेयर एंड देयर. जो उनकी ज़मीन थी जो इधर उधर बिखरी हुई थी उसकी बजाय उन्हें अलॉट लैंड इन एट वन प्लेस, एक ही जगह पर दे दी गई, जिसके कारण वो यूज़ ऑफ मशीन करना इजी था उनके पास. ठीक है, ये आपके पास थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म. और दूसरे आते हैं जो गवर्नमेंट ने किए, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी. न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी आल्सो नोन ग्रीन रेवोल्यूशन. ये कैसे आई? न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी क्या थी? यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि HYV हमने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, HYV सीड्स की यूज़ किया गया. HYV सीड्स क्या थे? फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में, हाई यील्डिंग वैरायटी. HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी, और इसको मिरेकल सीड्स भी कहा जाता है. मिरेकल सीड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने मतलब चमत्कार कर दिया. जब इनका यूज़ हुआ तो नो डाउट एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, और एग्रीकल्चर इतनी प्रोडक्शन हुई कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए. हम फूड ग्रेन में ना जो पहले हम USA से इंपोर्ट करते थे, तो हमारी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन अपनी कंट्री में ही होने लग पड़ी उसकी, ड्यू टू HYV सीड्स. मिरेकल सीड्स इसलिए इसको कहा जाता है. यानी कि और क्या थी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी के अंदर? यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स किया हमने. पेस्टिसाइड क्योंकि जो पहले जो क्रॉप सीख रहे थे उसको मतलब हार्म ना खराब हो जाती थी. ठीक है, उसके लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, उन सब का प्रयोग किया गया. एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी दी गई.
फार्मर्स को, जिसके कारण रिजल्ट क्या निकला, जो हमारी स्टेगनेंट थी एग्रीकल्चर वो ब्रोकन होके बाय ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसमें हमारी एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। फूड क्रॉप्स तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब व्हीट राइस की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज हुई ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि हम फिर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन हमने अपने गोल को अचीव किया। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या हमारी पॉलिसीज थी। नाउ वी विल स्टडी फेसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रोथ। इसके 2 फेसेस थे। फर्स्ट जो था ग्रोथ का, उसका टाइम पीरियड था मिड 60 से मिड 70s तक, और इसका 2 ही क्रॉप्स पे सिर्फ इसका इम्पैक्ट पड़ा था, व्हीट एंड राइस। स्टेट्स थी पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दिस वाज फर्स्ट फेज। और जो सेकंड फेज का टाइम पीरियड था दैट वाज मिड 70s टू मिड 80s, और ये बिकम वाइड स्प्रेड। पहले वो जो थी फर्स्ट फेज में सिर्फ लिमिटेड स्टेट्स में थी और लिमिटेड क्रॉप्स थी, और सेकंड फेज में ये वाइड स्प्रेड, मोर रीजन एंड मोर क्रॉप्स, मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। 2 फेसेस। जो इसके पीछे जिसका कंट्रीब्यूशन था, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका सारा जो कंट्रीब्यूशन था उन्हीं का था। जो हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की दैट वाज बाय स्वामीनाथन। और जो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के मेरिट्स क्या थी, हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान हुए। मेरिट्स क्या थी, मेरिट्स आ रही है आपके पास मार्केटेबल सरप्लस। क्लियर कट टर्म पूछी जाती है, डिफाइन पूछा जाता है। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? मार्केटेबल सरप्लस यानी कि जो फार्मर्स है अपनी सेल्फ नीड्स को पूरा करने के बाद जो अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करते हैं, दैट इज मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि मार्केटेबल सरप्लस द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड which is sold in market by farmer is called marketable surplus. ये इसकी मेरिट थी, मार्केटेबल सरप्लस। सेकंड, बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन। जो फूड की प्रोडक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी तो कई बार गवर्नमेंट उसका स्टॉक करके रख लेती थी। जब कभी कहीं कोई फैमिन पड़ गया या प्रोडक्शन कम हुई तो एट दैट टाइम दैट स्टॉक वाज यूज्ड। सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। जो लो इनकम वाले फार्मर्स थे उनको भी इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ। एक तो पहले हमारा जो फूड जो ग्रेन था इम्पोर्टेड करना पड़ता तो दैट वाज कॉस्टली, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण जो प्राइसेस थे वो भी विद इन रेंज थे। दैट्स वाई जो लो इनकम वाले फार्मर ग्रुप्स थे उनको इसका बेनिफिट हुए। ये थे इसकी मेरिट्स। और इसकी डीमेरिट्स भी थी। डीमेरिट्स क्या, एक तो रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। जो सीड यूज़ किए जाते थे HYV उसको प्रॉन थे जो पेस्ट अटैक के रिस्क था, तो फार्मर को डर लगा रहता था कि हमारी जो कल्टीवेशन है, जो हमारी प्रोडक्शन है, दैट मतलब डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और दूसरा था इसका रिस्क ऑफ इनइक्वालिटी था। रिस्क ऑफ इनइक्वालिटी मीन्स जो कॉस्टली थी ये न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी, सीड्स से कॉस्टली थे, तो पुअर फार्मर्स का बेनिफिट मतलब अवेल नहीं कर सकते थे। तो इस पर गवर्नमेंट ने इस सारे रिस्क को कवर करने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने क्या किया, पेस्ट अटैक के लिए रिसर्च की कि कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट थी फार्मर्स को गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड की। सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज इज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस। गवर्नमेंट ने किसानों को सब्सिडीज दी। क्लियर कट ये भी टर्म पूछी जाएगी, व्हाट इज सब्सिडीज? फार्मर्स गेट इनपुट एट प्राइसेस लोअर देन दी मार्केट प्राइसेस। यानी कि फार्मर को इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते थे जो मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पे, ठीक है, यानी कि उनको थोड़े सस्ते चीप रेट पे पड़ते थे। और इस सब्सिडीज के कुछ फेवर में थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे। फेवर सब्सिडीज की फेवर्स क्या थी? फेवर की यानी कि बिकॉज ऑफ पुअर फार्मर थे, एक मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, रिस्क भी था, तो सब्सिडीज इज मस्ट, ठीक है। तो दूसरा जो इक्वालिटी हमने अचीव का हमारा गोल था उसके लिए भी सब्सिडीज प्रोवाइड करनी टू फार्मर्स, दैट वाज मस्ट। फिर कुछ इसके अगेंस्ट थे सब्सिडीज के। क्या आर्गूमेंट अगेंस्ट किया है कि जो फार्मर को सब्सिडीज दी जाती थी उसका सिर्फ बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज या प्रोस्पेरस फार्मर्स को ही होता था, यानी कि उनको भी तो कम रेट पे मिल रहे थे ना, वो ज़्यादा बेनिफिट अवेल कर पा रहे थे। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक था, वेस्टफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, यानी कि जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमें जो कोई चीज़ कम रेट पे मिलने स्टार्ट हो जाती है तब उसकी वेस्टेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिसोर्सेज पहले लिमिटेड थे, तो दैट्स वाई जब हमें, ठीक है ना, जब हमें कोई चीज़ पे करनी पड़ती है हाई प्राइस पे, हम पहले तभी उसी की पड़ती है, तो फिर हम उसको बड़े सोच समझ के यूज़ करते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था
कि मतलब वेस्टेज हुई यूज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, फिजिकल बर्डन, गवर्नमेंट पे इसका एक बर्डन भी पड़ा, नो डाउट। जो लास्ट स्टेट पे प्रोवाइड किए जाते थे इनपुट्स, तो गवर्नमेंट का इस पे बर्डन नेचुरली आना था। गवर्नमेंट के पास भी तो सोर्स ऑफ इनकम उतने ही है, तो उसको बहुत सारे एक्सपेंडिचर भी करने काफ़ी मतलब इकोनॉमी में। तो दीज आर दीज डीमेरिट्स ऑफ जो भी है या फेवर्स आर्गूमेंट अगेंस्ट इन सब्सिडीज थे। क्लियर? तो ये था आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर बिटवीन 1950 एंड 1990। तो मैं फिर कहूँगी रिटर्न प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। आज हर लेक्चर में बोलूँगी तो कभी ना कभी इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा इसका, ठीक है। तो टिल बाय बाय, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस, बाय।